नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अश्विनी कुमार। स्वागत करता हूँ आपका अपने चैनल स्टडी मेनिएक पे। जैसा कि आप लोगों को पता है, मैं आपका सिलेक्शन बैच करा रहा हूँ, जिसमें हम आपकी रीजनिंग और मैथ दोनों की इंटरवल डे पर एक एक क्लास ले रहे हैं। अल्टरनेट डे पे एक दिन आपकी मैथ की क्लास होती है, एक दिन रीजनिंग की। ये जो आपका बैच है ना, ये आपका जो हरियाणा पुलिस का एग्ज़ाम होगा, अभी तो फिजिकल रह रहा है हरियाणा पुलिस का पीएचटी, और जितने भी आपके एचएसएससी के एग्ज़ाम होंगे आगे सेट के बेस पे, चाहे वो ग्रुप डी का एग्ज़ाम हो, चाहे कोई सा भी एग्ज़ाम हो, उस सभी के लिए ये बैच बहुत अच्छा है। एक आपको ये फ्री ऑफ कॉस्ट हो रहा है, और इसमें मैं आपको जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसकी भी साथ साथ प्रैक्टिस करा रहा हूँ, और उसके बेसिक कंसेप्ट भी पढ़ा रहा हूँ, जिससे आपको आपका साथ साथ तो एक सिलेबस भी कवर हो और आपकी प्रैक्टिस भी होती चली जाए एक ही क्लास के साथ। ठीक है भाई, तो बिना कोई समय गवाए स्वागत करते हैं आज की क्लास में आपका, और पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। पढ़िए इस क्वेश्चन को। चलो भाई, एक व्यक्ति ने अपने वेतन का 12% किराने के सामान पर, 8% दवाओं पर और 20% बच्चों की स्कूल फीस पर व्यय किया। मतलब एक व्यक्ति की जो भी आय थी ना, उसमें से उसने 12% तो सैलरी पे लगा दिया, 8% मेडिसिन से और 20% चिल्ड्रन की स्कूल फीस पे लगा दिया। अब उसके पास जो बैलेंस बचा है वो बचा है 36,000 रुपये। तो उसकी सैलरी फाइंड करो। कभी भी आपके पास ऐसा क्वेश्चन आ जाए इनकम का, ध्यान से देखिएगा, आगे से ऐसा नहीं होगा, फिर आपको अच्छे से क्वेश्चन आएगा। इनकम का आ जाए तो इनकम आपकी होती है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। ठीक है भाई, ये होती है आपकी इनकम, चाहे वो सैलरी कह दो, जिसको आप सैलरी भी कह दो। यानी अगर आप जितना एक्सपेंडिचर करोगे, यानी आपके पास एक एग्जांपल ले लीजिए, आपके पास 100 रुपये हैं, उसमें से आपने 60 रुपये खर्च कर लिए, तो आपके पास बचे कितने? 40 रुपये। तो देखो दोनों को जोड़कर आपकी क्या बन गई? इनकम बन गई। तो कभी भी ये ऐसे क्वेश्चंस को करना हो ना आपको, तो आपको हमेशा अपनी इनकम क्या मानकर चलनी है? 100%। ठीक है, देखो अब मैं 100% इनकम मानकर कैसे इस क्वेश्चन को करता हूँ। मान लीजिए आपकी इनकम क्या है? 100% है। आपने लेट कर लिया, आपकी इनकम 100% है, जिसमें से हमने देखा भी आपका खर्च क्या क्या हुआ है। आपने 12% किस पर खर्च किए हैं? ग्रोसरीज पर। ठीक है, 8% दवाओं पर, 8% किस पर खर्च किए हैं? मेडिसिन पर, और 20% बच्चों की स्कूल फीस पर। फीस पर कितने खर्च किए हैं? 20%। तो आपने टोटल खर्च कितना किया? 12 और 8 20, 20 और 20 40। यानी आपने टोटल एक्सपेंडिचर कितना किया है? 40% खर्च किया है। और आपके पास शेष बचे कितने हैं? 36,000 रुपये। अब 100 में से आपने 40 खर्च कर दिए, तो बचे कितने? 60% आपका क्या बचा? सेविंग बची, यानी शेष बचा। और उसी की वैल्यू आपको दी है 36,000 रुपये। यानी 60% की वैल्यू दी है आपको 36,000 रुपये। अब यहाँ से 1% की वैल्यू निकालने के लिए हम इधर भी 60 से डिवाइड कर लें और इधर भी 60 से डिवाइड कर लें, तो ये 60 से 60 एक पे कट जाएगा, और ये कट जाएगा आपका 600 पे। यानी 1% की वैल्यू आपकी 600 रुपये। हमें क्या निकालना है? उसका वेतन, और वेतन हमने क्या माना था? 100%। तो 1 को गुणा 100 कर देंगे तो हमारा 100% वेतन क्या होगा? इधर भी गुणा 100 कर देंगे, 60,000 हमारा क्या हो गया? वेतन हो गया। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा जैसे मैंने कराया है। ये तो मैंने कराया आपको बिल्कुल बिल्कुल ही बेसिक से, ताकि आपको समझ लगे। समझ कब लगेगी आपको शॉर्ट ट्रिक की? जब आपको इसका बेसिक आता होगा। ठीक है, अब आपको बेसिक पता लग गया। बेसिक क्या था? हम कभी भी इनकम और इसके एक्सपेंडिचर के क्वेश्चन करेंगे, यानी आय और इसके व्यय के क्वेश्चन करेंगे, बचत आय व्यय के, तो हम आय को 100% मानकर चलेंगे। फिर उसमें से हमने अपना खर्च निकाल दिया। अब खर्च के बाद जितना भी बचा वो हमारा सेविंग था, और वो ही दिया था 36,000 रुपये। तो यहाँ से हमने 100% की आपकी वैल्यू निकाल ली, यानी इनकम निकाल ली। अब देखो आप इसे शॉर्ट ट्रिक से कैसे करोगे। स्क्रीनशॉट खींचना चाहते हो तो खींच लो इसका। चलो भाई, तो देखो अब इसे शॉर्ट ट्रिक से कैसे करोगे। उसने कहा भी हमने 12% किराने पर और 8% दवाओं पर और 20% स्कूल की फीस पर खर्च किए, यानी 12 और 8 20 और 20 40। 40% उसने खर्च कर दिए, तो बचा कितना? 60%। तो 60 की वैल्यू क्या है? 36,000। हमें किसकी निकालनी है? 100 की।
बस इतने में खर्च खत्म क्वेश्चन। तो निकाल लीजिए, कर दीजिए गुणा 60,000, आंसर आ गया। ठीक है भाई, ऑप्शन सी आंसर दे देंगे आप, ये रहा। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अच्छा फर्स्ट क्वेश्चन रह गया था, चलो इसको पढ़ लीजिए। इन ए ट्रायंगल ए बी सी, एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी एंड एंगल ए इंटरसेक्ट एट ओ। ठीक है भाई, चलो मैं पहले जो ये कहा है न, उसे बना देता हूँ। आपके पास एक ट्रायंगल है, ठीक है, ये आपके पास ट्रायंगल है, इसमें कहा है ये आपका क्या है, ए बी सी मान लो इसको। ठीक है, अब क्या कहा था, एंगल बाइसेक्टर यानी एंगल बी और एंगल ए के कोण का समद्विभाजक ओ पर प्रतिच्छेद करता है। यानी ये जो एंगल है इसका समद्विभाजक पता क्या होता है, जो इसको हाफ हाफ में काट दे। ठीक है, जिसको क्या कर दे, हाफ हाफ में काट दे, यानी यहां से इसको हाफ हाफ में काट देगा ये यहाँ पर। ठीक है, और ऐसे ही सेम, ऐसे ही सेम यहाँ से ये काट दे इसको हाफ हाफ में। ठीक है, और ये दोनों यहाँ पर आकर मिल जाएं, यानी ओ पर। तो और सी की वैल्यू क्या दी है, 82 डिग्री यहाँ पे दे रखा है। सी इज 82 डिग्री। व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल बी ओ ए, यानी इसकी वैल्यू पूछी है बी ओ ए की। ये मैंने पिछली क्लास में भी आपको क्वेश्चन कराया था, पिछली बार मैंने बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन कराया था। ठीक है, बेसिक से एक्स मानकर क्वेश्चन कराया था, और मुझे लगता है उसकी अब जरूरत नहीं है बेसिक की। मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक बता देता हूँ जिससे आप इस क्वेश्चन को बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। ठीक है भाई, चलो एक ट्रिक बताता हूँ आपको। ट्रिक क्या है, एक फॉर्मूला है, आपको सिंपल वो याद रखना है। कभी भी आपके पास ऐसे एंगल बाइसेक्टर का क्वेश्चन आ जाए और ये पूछ ले आपको, तो आपको क्या करना है, इसे थीटा मान लो। ठीक है, ये अगर ये थीटा है तो ये क्या होगा आपका, थीटा प्लस, एक सेकेंड, थीटा इज इक्वल टू 90 प्लस थीटा बाय 2। ठीक है, ये आपका क्या होगा, 90 प्लस थीटा बाई 2। अगर ये आपका थीटा है ऊपरला, तो ये 90 प्लस थीटा बाई 2 होगा। थीटा का मतलब ये अगर आपका 20 डिग्री है तो ये क्या होगा, 90 प्लस 20/2, यानी 10 डिग्री। 90 प्लस 10 100 डिग्री हो जाएगा। मान लीजिए मैं आपको एक मान कर दे देता हूँ क्वेश्चन, मान लेता हूँ आपके लिए, अरे यार एक क्वेश्चन मान लेता हूँ आपके लिए। ये आपने मान लिया चलो 40 डिग्री, तो आपका ये क्या होगा, आप करोगे 90 प्लस 40 को 2 से डिवाइड, यानी 40 की आध कर देंगे, 90 और 10 110 डिग्री। बस ये करना है आपको। ठीक है भाई, तो ये नोट कर लीजिएगा, कभी भी आपको पास एंगल बाइसेक्टर कहे, एंगल बाइसेक्टर। ठीक है, तो अब ये दिया है हमें 82 डिग्री, क्या दिया है 82 डिग्री, तो ये क्या होगा 90 प्लस 82/2, तो ये हो जाएगा आपके पास 41, यानी 131 डिग्री। देखो कितना सिंपल है, आपको सिर्फ 10 सेकंड भी नहीं लग रहे इसका आंसर देने में। ठीक है, अगर ध्यान से आपको इसको रहेगा आपके दिमाग में ध्यान, ये आपको 10 सेकंड भी नहीं लगेंगे इसके करने के। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। आ गया भाई एक और क्वेश्चन। 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या जिसे 2, 3, 4, 5, 6 और 7 से विभाजित करने से प्रत्येक दशा में शेषफल 1 बचता है, क्या होगी। वैसे तो आप इसे एलसीएम से भी कर सकते हो क्वेश्चन को, एलसीएम निकालकर उसमें 1 जोड़ दो। ठीक है, एलसीएम निकालकर उसमें क्या जोड़ दो, 1 जोड़ दो, आंसर आ जाएगा आपके पास। और अगर मैं इसे, चलो एलसीएम निकाल देते हैं पहले, 2, 3, 4 और 5 और 6, 7 का। 2 को ऐसे ही 2 लिख दूं, 3 को ऐसे ही 3 लिख दूं, और 4 को मैं क्या लिखूंगा, 1 2 तो ये है ही है, और एक और 2, 2 2 2 2 4 हो जाएंगे, और 5 को 5, और 6 को 3 दूनी 6 बन ही रहा है तो लिखने की जरूरत नहीं, और 7, बस अब इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए। 10 का जोड़ा बना लेते हैं पहले, 5 गुणा 2 10। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका 3 दूनी 6, 6 सते 42, तो ये हो गया 420। ठीक है, अब इस 420 से देख लीजिए कौन सी संख्या, 420 के मल्टीपल पर देख लीजिए, ये आपका यहाँ से शुरुआत से देख लीजिए, देखो ध्यान से कैसे आपको देखना है, ये देख लीजिए, 4 तिया 12 हो जाएगा ना, तो इसे 3 से गुणा कर लीजिए, 120
120 कर में 1260 हो जाएगा, और इसमें क्या जोड़ना है, एक बचेगा भी ना, तो ये एक फालतू यही बचेगा, 1261 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो मैं एक बार एलसीएम बता देता हूँ, अगर आपको ऐसे समझ नहीं आया तो ये आपका एलसीएम ऐसे ले लो आप। ठीक है, तो ये आ गया 2, 1, 3, 2, 5, 3, 7। ऐसे ही आप 3, 1, 1, 2, 5, 7, आगे 2, 1, 1, 5, 7, 5 आ गया, फिर 7 आ गया, बस यही आएगा मल्टीप्लाई करके, 5 दूनी 10, 420। ठीक है भाई, आगे ये मैंने 3 से गुणा क्यों किया, क्योंकि ये 420 वाली तो संख्या इसमें कोई है नहीं थी, तो हमें इसके पास वाली देखनी थी, तो ये 3 से गुणा कर कर 1260 आ गया। और 1260 क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि एक बचेगा भी ना, तो कहा है ना उसने, प्रत्येक दशा में शेषफल एक बचता है, तो वो बचा हुआ यहाँ जुड़ जाएगा। अच्छा, ये तो हो गया इसका बेसिक। अब आप इसका आंसर 5-10 सेकंड में कैसे दोगे, देखो कैसे दोगे। अब ज्यादातर बच्चों को दिख रहा होगा ये संख्या आपकी 2 से भाग्य है सारी की सारी, एक ये नहीं है, ये नहीं है 2 से भाग्य। ठीक है, चलो मान लीजिए भूल जाइए आप। आपको क्या करना है, इन्होंने क्या कहा है अभी, जो प्रत्येक संख्या विभाजित करने से, यानी ये सभी संख्या क्या है, इनसे विभाजित होंगी, बट ये एक बच रहा है, मान लीजिए इन सब में से ये एक घटा दीजिए, ये एक जुड़कर लिख रखा है ना आंसर की, तो ये 1259 हो गया, ये 1260, वैसे लिखने की जरूरत नहीं है, 1258, और ये 1264। आप देख लीजिए पहले 2 से कौन कौन सी विभाजित है, ये नहीं है तो ये ऑप्शन गया, ये तीनों है। ठीक है, आप इन सभी को मत लीजिए, 7 से देख लीजिए, 7 ही क्लियर कर देगा। अब 7 से देख लीजिए कौन सी है, ये 7 से विभाजित है, 7 एकम 7, 5, 5, नहीं है भाई, ये भी 7 से। और ये देखिए 7, 56, ये भी नहीं है, बस ये है आपकी 7 से विभाजित। ठीक है, क्योंकि इसने खुद कहा है ना, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 से विभाजित करने से प्रत्येक दशा में शेषफल एक बचता है। उस बचे हुए शेषफल को हमने निकाल दिया, अब जो संख्या बची वो इन सभी से क्या होनी चाहिए, विभाजित होनी चाहिए। बट ये तो 7 से विभाजित हुई नहीं, एक यही है संख्या जो 7 से विभाजित हुई, इसलिए ये आप आंसर डायरेक्ट दे सकते हो। ठीक है, चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अल्फा साइन 45 की वैल्यू दी है और बीटा कोस 30 की वैल्यू दी है, तो ये निकालना है। अब जिसको एंगल याद है भी साइन 45 की वैल्यू क्या होती है, वो तो कर देगा इसको। ठीक है, और जिसको नहीं याद है उसके लिए मैं आपको बता देता हूँ कैसे आपको टेबल बनाना है। आपको 0 डिग्री लिखना है सबसे पहले, 30, 45, 60, और यहाँ क्या आएगा 90। ठीक है, यहाँ सबसे पहले साइन थीटा निकाल लेंगे, कोस थीटा, बस 3 बता देता हूँ, उसको उल्टा कर कर आप सभी निकाल सकते हो, टेन थीटा। ठीक है, लो जी, लो लो लो, यहाँ कर दीजिए 0/4 का रूट, 1/काउंटिंग 2/4, अब क्या आएगा रूट 3/4, 4/4। बस अब इसे सोल्व कर दिया, 0 तो 0 हो जाएगा। इसका क्या होगा, 1 का रूट 1 और 4 का रूट क्या होता है 2, ये 2 से 2 पे गया, 1 का रूट 1 नीचे 1/√2, और इसका क्या आएगा √3 और नीचे अकेला 2, क्योंकि 4 का रूट सोल्व हो गया, 2 आ गया, और इसका क्या आएगा 1, 1 का रूट 1। बस ये पहली पहली साइन थीटा की जिसने वैल्यू निकाल दी, वो कोस थीटा की भी निकाल सकता है, टेन की भी निकाल सकता है। बस आपको या तो याद कर लो इसको, इस वैल्यू को साइन साइन की को, या ये चीज ऊपर याद रखो। ठीक है, अब इसको उल्टा लिख लो, ये चीज यहाँ, ये यहाँ पर, ये यहीं पे सेंटर में आ जाएगी, और ये वाली यहाँ पे, और 0 वाली यहाँ। ठीक है, अब टेन थीटा देखो क्या होता है, इन दोनों का डिवाइड, बीच में डिवाइड का साइन मार लीजिए और इन्हें सोल्व कर लीजिए। 0/1 क्या होगा 0, और ये आपका 2 से 2 गया, 1/√3, ये क्या होगा, ये तो सेम ही है, कट के 1 आ गया, और ये क्या √3, 2 से 2 गया, √3/1 यानी √3, और 1/0, 0 1 जा 0, यानी ये तो कभी कटेगा नहीं, तो नॉट डिफाइंड। ठीक है, अब अगर आपने ये तीनों बना ली टेबल,
तो आप आसानी से इस क्वेश्चन को कर सकते हो। देखो कैसे, मैं कर कर दिखाता हूँ आपको। लो भाई, इसने क्या कहा है, अल्फा साइन 45। साइन 45 की वैल्यू क्या है, आप कहेंगे 1/√2, यानी अल्फा इंटू 1/√2 इज इक्वल टू कोसिकेंट 30। कोसिकेंट 30, साइन 30 का उल्टा क्या होता है, कोसिकेंट 30, यानी ये 1/2 है, तो इसका उल्टा क्या होगा, 2। 1/2 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 2। तो क्या होगा, बीटा मल्टीप्लाई 2। तो हमें क्या लेना है, अल्फा बाय बीटा। तो यहाँ बीटा नीचे ले आओ अल्फा के, तो क्या आ जाएगा, अल्फा बाय बीटा। और ये कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। ये कहाँ चला जाएगा, ऊपर। तो ये क्या हो जाएगा, √2 इंटू 2। और हमें क्या करना है, पावर 4। तो यानी यहाँ भी पावर 4 कर दो और इधर भी पावर 4 कर दो, यानी √2 4 बार गुना होगा आपस में, और ये भी 4 बार। √2 मिलकर 2 बन गए, √2 मिलकर 2 बन गए। और हमें आंसर किस में देना है, 2 में तो आएगा नहीं क्योंकि पावर बहुत ज़्यादा है। ये 4 में दे सकते हैं हम आंसर। देखो 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4। तो ये क्या हो जाएगा, 4 की पावर 3। और यहाँ पर आंसर है 4 की पावर 3, ऑप्शन डी। ये क्यों नहीं आया, क्योंकि ये 2 की पावर 3 है और ये तो 2 की पावर बहुत ज़्यादा आगे जा रहा था। तो हम 4 से देख सकते हैं, 3 तो आएगा नहीं। ठीक है, तो ये ऑप्शन डी है। ये आपको बनाना आना चाहिए भाई टेबल, इसे दोबारा से देख लेना बैक कर कर, ये टेबल आना चाहिए आपको। वैसे तो याद भी रख सकते हो, आपको कोई बड़ी बात नहीं है ये आपके लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक निश्चित ब्याज दर पर वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज होने पर कोई राशि 3 साल में स्थायी गुना हो जाती है, तो वार्षिक ब्याज दर की गणना कीजिए। ठीक है, यानी कोई राशि पी थी तो वो कितनी हो गई, 27 गुना होगी 3 साल में, स्थायी पी होगी 27 पी 3 ईयर में। तो ब्याज दर ज्ञात करनी है। अगर बच्चों को पता हो प्रिंसिपल अमाउंट हमारा क्या होता है कंपाउंड इंटरेस्ट में, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 प्लस R/100 की पावर टी। ठीक है, यही होता है। अमाउंट हमारा क्या हो जाएगा, ये प्रिंसिपल हमारी पी है, प्रिंसिपल ये हमारा अमाउंट है क्योंकि ये ब्याज के बाद हुआ ना। प्रिंसिपल हमारा क्या हो गया, 27 पी हो गया 3 साल में, यानी अमाउंट की वैल्यू क्या है, 27। मान लीजिए 27 पी है, और ये पी 1 प्लस आर, ब्याज दर ज्ञात कीजिए। यहाँ से आप रेट चेक कर देख लीजिए, जो इसके 27 पी के बराबर आ जाएगी वैल्यू, वो आंसर हो जाएगा। मान लीजिए आपका ब्याज दर 300 है, 300/100। टी क्या है, टी आपका 3 साल है, तो 100 से 3 पे गया, 3 और 1 4, 4 की पावर 3, कभी भी 27 नहीं बनेगा। आगे देख लीजिए, तो 300 तो गया, 200 देख लीजिए रख कर, तो 200/100, 100 से ये गया 2 पे, 2 और 1 3, 3 की पावर 3 क्या होता है, 3 की पावर 3 27। तो देखो 27 पी बराबर 27 पी आ गया, यानी आपकी ब्याज दर क्या होगी, 200%। ऑप्शन डी आप आंसर दे दोगे। ठीक है भाई, ये तो याद ही है ना, ये तो बहुत बचपन में ही करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला अमाउंट का। ए इज इक्वल टू पी प्लस 1 पी, अरे क्या हो गया, पी इंटू 1 प्लस R/100 की पावर टी। टी क्या है, टाइम पीरियड, जितने समय के लिए ब्याज, जितने समय के लिए राशि दी है। चलिए अभी 6th क्वेश्चन पढ़िए गया है। मुंबई से गोवा तक यात्रा करने वाली एक ट्रेन पहले 420 किलोमीटर की दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करती है, और फिर शेष 195 किलोमीटर की दूरी 65 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करती है। इसकी औसत गति किलोमीटर प्रति घंटे में क्या होगी, ये पूछ रखा है। अच्छा भाई, एवरेज स्पीड, औसत गति का देखो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए पहले क्या होता है, वही बस डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी टोटल डिस्टेंस अपॉन, ध्यान से देखिएगा टोटल की बात है यहाँ पे, और नीचे क्या है, टोटल टाइम, यानी कुल दूरी अपॉन कुल समय। ठीक है, आपके पास टोटल डिस्टेंस तो आपको पता लग गया, 420 और 195, 420 प्लस 195। अब टोटल टाइम कैसे निकालोगे, इसका टाइम निकाल लीजिए पहले तो।
टाइम कैसे निकलेगा? टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। दोनों केसों का अलग अलग टाइम कर लीजिए और उन्हें जोड़ दीजिए। तो 420/60 कितना होगा? 7 घंटे। 6 से 7 पे गया तो ये हो गया 7 प्लस इस केस में 195/65 तो 3 पे गया 3 घंटे। जोड़ लीजिए, ये हो गया 5 11 61/10 तो यानी क्या होगा? 61.5 हमारी क्या होगी? औसत गति होगी किलोमीटर प्रति घंटा। तो आप क्या ऑप्शन टिक करोगे? ऑप्शन बी। ठीक है भाई, आ गया ना समझ में? चलो मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, देखो आप क्या आंसर दोगे। वैल्यू बदलकर मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, देखते हैं भैया आप इसका आंसर दे पाओगे अगर आपको समझ में आया है। 1 मिनट में वैल्यू यहाँ पर आपकी बदल देता हूँ। ये 420 की जगह में और ये 60 की जगह में, सेम सब कुछ वो सेम है। आपको देना है आंसर। वैसे तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन दूंगा मैं आपको। चलिए भाई, यहाँ आपको किलोमीटर ले लीजिए 560, ठीक है, और यहाँ ले लीजिए आप 70 किलोमीटर, और यहाँ ले लीजिए आप 135, और यहाँ ले लीजिए आप 135, और यहाँ वैसे तो चलो 15 ले लीजिए आप। ठीक है, चलो भाई आप इसका आंसर दो। दे आंसर, चलो 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 करो। 20 सेकंड आपके पास, ये दो आंसर, दो दो दो। हो गया होगा। चलो भाई मैं कराता हूँ। अब क्या है, डिस्टेंस दिया है 560 और 135, टोटल डिस्टेंस ले लेंगे। एवरेज स्पीड आपको पता है क्या होती है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो 560 और 135, 5 9 6 अपॉन टोटल टाइम क्या होगा? ये 70 से इसको डिवाइड कर दीजिए 8 घंटे, 15 से इसको कर लीजिए 9, तो 8 और 9 कितना हो गया अपना? 17। काट लीजिए बस इसे, 17 चौके 68, 1 5 तो 0.0, 150 हो गया। ये आपका आ जाएगा 17/8 पे, तो 40.8 आपका क्या आ जाएगा? किलोमीटर प्रति घंटा आंसर। पता लग गया ना एवरेज स्पीड का? चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक क्रिकेटर का 9 पारियों के बाद 49 रन का औसत था। उसने अपनी 10वीं पारी में 52 रन का औसत प्राप्त करने के लिए कितने रन बनाने होंगे? ठीक है, अच्छा जी। ऐसे तो आप सिंपल बेसिक से भी दे सकते हो आंसर। 9 पारियों का औसत कितना है? 49, तो टोटल रन कितना होंगे 9 पारियों में? सम कितना होगा? तो सम के लिए आप क्या करते हो? एवरेज गुणा नंबर, एवरेज इंटू नंबर, यानी 9 से 49 को 9 से गुणा कर दीजिए तो निम 81 8, और 36 और 8 कितना होगा? 4 4 1 आपके रन होंगे। और 10वीं पारी में आपके क्या होंगे? 10 गुणा 52, 10 पारियों का औसत 52 होगा ना। देखो 10वीं पारी में 52 का औसत प्राप्त करने के लिए, यानी पूरे की पूरी 10वीं पारी 10 पारियों में 52 का औसत करने के लिए, तो 520 कर लीजिए माइनस, तो ये 9 और ये आ गया आपका 7। ये आंसर, ये डी दे देंगे आप। ठीक है, और अच्छा इसके लिए मैं आपको एक और बता देता हूँ, छोटा सा फॉर्मूला मैंने पहले भी कराया है वैसे तो। ये होगा आपका एन न्यू इज इक्वल टू ओल्ड प्लस माइनस इंक्रीज या डिक्रीज। अगर डिक्रीज करेगा औसत तो माइनस, अगर इंक्रीज करेगा तो प्लस, इनटू फाइनल मेंबर, यानी फाइनल नंबर या फाइनल मेंबर, अपनी मर्जी से आप देख लीजिए। न्यू यानी नया एवरेज, ओ यानी पुराना एवरेज, ठीक है, प्लस या इंक्रीज इनटू फाइनल मेंबर। अब उसने क्या कहा? अच्छा इसमें तो रन निकालने थे भाई, चलो भाई रन, ठीक है ये भी। 9 पारियों के बाद 49 रन का औसत था, ठीक है, ओल्ड एवरेज कितना था? 49, ठीक है। अब उसे क्या करना है? 52 का औसत करना है, यानी इंक्रीज कितने का करना है?
3 का, तो इंक्रीमेंट कितने का हो रहा है, +3 का, इनटू देखो फाइनल नंबर, अब पारियां कितनी होगी, पहले 9 हुआ करती थी, अब फाइनल मतलब लास्ट में अंतिम पारियां कितनी होगी, 10। बस ये आपका नया एवरेज हो जाएगा। तो 49 + 30 कितना होगा, 79। लो भाई, एक लाइन में भी आप इसका आंसर दे सकते हो। ठीक है, इस पर ज्यादा डिपेंड ना रहिएगा, इस पे ज्यादा डिपेंड रहिएगा। ठीक है, क्यों, मैं आपको बाद में बताऊंगा जब और क्वेश्चन आएंगे इसके। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन करो इसी बेस पे, फॉर्मूला के बेस पे, मैंने इसलिए रफ कर दिया आपका ये। ठीक है, चलो यहाँ लिख देता हूँ, कहीं बच्चे इतनी देर में भूल भी गए होंगे। एन यानी न्यू एवरेज इज इक्वल टू ओल्ड प्लस माइनस इंक्रीज या डिक्रीज इनटू फाइनल नंबर। ठीक है, ये चलो मैं क्वेश्चन को थोड़ा सा बदलता हूँ, आपको ना मैं साथ साथ एक दो क्वेश्चन कराया करूंगा, मैंने सोचा है। ठीक है, तो लो भाई क्वेश्चन को बदल देते हैं बिल्कुल अच्छे तरीके से, पारियां ही बदल देंगे हम, सब कुछ बदल देंगे आपके लिए। बस आप थोड़ा सा होल्ड रखिए करेगा। एक क्रिकेट की 8 पारियों में औसत उसका कितना था, 40। ठीक है, 9वीं पारी में 44 का औसत प्राप्त करने के लिए कितने रन बनाने होंगे। चलो भाई करो इसको, क्वेश्चन को करो करो, 2 सेकंड लगने चाहिए, सब कुछ आपको गिवन है, फॉर्मूला मैंने लिख रखा है आपके लिए। तो करो भाई इस क्वेश्चन को, 10 सेकंड आपके पास, करिए करिए करिए। ये फॉर्मूला नोट कर लीजिएगा साथ में। चलो भाई मैं कराता हूँ। 8 पारियों के बाद 40 रन औसत था, यानी ओल्ड कितना था, 40, पुराना औसत कितना था, 40, अब 44 हो गया, यानी 4 का इंक्रीमेंट हुआ तो +4 इनटू फाइनल नंबर, अब कितनी होगी, 9। तो 40 + 36, क्या आंसर आएगा आपका, 76। ठीक है जी, चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 8th पढ़िए। रहीम और उसके चाचा की आयु में 10 वर्ष का अंतर है। 2 वर्ष बाद यदि उनकी आयु का योगफल 66 वर्ष है तो चाचा की वर्तमान आयु क्या है। मान लीजिए रहीम की आयु x और उसके चाचा की आयु y। आर यू ही मान लीजिए यार, बात ही खत्म है। आर मैंने रहीम, यू मैंने अंकल, यानी उनके बीच का अंतर, तो रहीम माइनस अंकल क्या है, 10। चलो अंकल बड़े हैं ना, तो अंकल को पहले लेंगे, अंकल माइनस रहीम, अंकल तभी तो है ना। आफ्टर 2 साल बाद, यानी अंकल भी 2 साल बढ़ जाएंगे और रहीम भी 2 साल बढ़ जाएंगे। इफ द सम ऑफ देयर एजिस, यानी इन दोनों का सम कर लीजिए, 66 हो जाएगा। ठीक है, यानी u + r, 2 और 2 4, वो उधर जाके -62। तो ये एक इक्वेशन आपकी ये चलेगी, एक इक्वेशन ये बन गई। तो यहाँ से आप वैल्यू निकाल लीजिए किसी की भी एक की, अंकल की निकालनी है तो u की निकाल लीजिए। तो प्लस कर दीजिए इक्वेशन को, इसे आप बीच में रफ कर दो, ये तो प्लस करेंगे तो ये प्लस के लिए प्लस माइनस कट जाएंगे और u 2u बन जाएंगे, और ये क्या हो जाएगा, 72। तो u 2 से ये गया 36 पे, तो अंकल की एज क्या आ गई, अंकल हमारे हैं 36 साल के व्यक्ति, ऑप्शन सी। ठीक है भाई, चलो भाई सिंपल है ना। चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अच्छा एक बार ट्राई ऑप्शन से देखें करके, थोड़ा सा के दिमाग के घोड़े भी घूमेंगे ना, गरारियां जो जंग लगी है वो उतरेगी। उन्होंने कहा भी रहीम और उसके अंकल की आयु में 10 वर्ष का अंतर है, यानी अगर उसके 36 है अंकल की आयु, तो रहीम की कितनी होगी, छोटा ही होगा, 26 वर्ष। ठीक है, 2 साल बाद उनकी आयु का योग क्या होगा, 66, यानी 2 साल बाद ये 38 का और ये 28 का। ठीक है, जोड़ दिए, 8 और 8 16, 3 2 5 और 1 6, 66। बस यही ऑप्शन आ रहा है इसमें, सी देख लो, इनमें से ये आ जाएगा कोई, ये 51 का, और रहीम उसके 10 साल छोटा, 41 का। 2 साल बाद जाने की जरूरत ही नहीं, ऐसे ही इनका योग 66 से ज्यादा जा रहा है, इस केस में भी 66 से ज्यादा ऐसे ही जा रहा है बिना जोड़े, और इस केस में लगता है हाँ भी थोड़ा हो सकता है। तो 31 2 साल बाद, यानी ये 43 हो गया और ये 33, तो ये तो 76 हो रहा है, नहीं ये भी नहीं है, तो यही ऑप्शन है
आ गया अभी समझ में? ऐसे ऑप्शन से भी जा सकते हो, उसमें आपको सिर्फ 5 सेकंड लगेंगे आंसर देने में। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। सभी तरीके के बताऊंगा आपको सोल्यूशन में, इसीलिए इसका नाम प्रैक्टिस सीरीज है, यानी प्रैक्टिस सीरीज का नाम सिलेक्शन बैच है आपका ये, क्योंकि इसका काम आपको सिलेक्शन दिलाना है। सिलेबस तो आपने बहुत कवर कर लिया, आपको सिलेक्शन नहीं मिल पा रहा, इसीलिए नहीं मिल पा रहा, आपकी अप्रोच गलत है एग्जाम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक समचतुर्भुज के विकर्ण के एक विकर्ण की लंबाई 10 सेंटीमीटर है। यदि समचतुर्भुज की भुजा 30 सेंटीमीटर है तो विकर्ण की लंबाई कितनी होगी? अच्छा, रोहम्बस दिया है आपके पास, चलो बना लें एक फिगर, मान लीजिए ये आपके पास रोहम्बस है। ठीक है, ये आपके पास एक डायगोनल ये हो गया, यहाँ आ जाए भाई, एक डायगोनल तो ये आपका, एक डायगोनल ये। ठीक है, इसका कलर चेंज कर लेते हैं रेड। चलो चलो, एक समचतुर्भुज के एक विकर्ण की लंबाई 10 सेंटीमीटर है, यानी किसी एक की मान लो, चलो रेड वाले की मान लो 10 सेंटीमीटर है। यदि समचतुर्भुज की भुजा 13 सेंटीमीटर है, ये 13 सेंटीमीटर है, तो ये भी समचतुर्भुज का मतलब चारों साइड बराबर, ये भी 13, ये भी 13, ये भी 13। ठीक है, तो विकर्ण की लंबाई कितनी होगी? ठीक है, इस विकर्ण की लंबाई कितनी होगी, दूसरे वाले की, इसकी। तो समचतुर्भुज है, यहाँ एंगल कितने का होगा, 90 डिग्री का। और ये डायगोनल इसको हाफ हाफ में काटेंगे, समचतुर्भुज में इसको आधे आधे में ये काटता है। अगर ये पूरा डायगोनल 10 का है, पूरा विकर्ण 10 का है, तो ये कितना होगा, 5 का। तो आपके पास लंब भी है, आपके पास क्या है, इसको क्या कहते हैं आप, इसको आप क्या कहते हो, ये लंब कर्ण आधार, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज पर ओ बेस। तो ये परपेंडिकुलर है आपके पास, हाइपोटेन्यूज भी है, आपको बेस निकालना है ये, तो निकाल दीजिए। मुझे तो 12 आंसर दिख भी गया इसका, 12 आंसर मुझे तो दिख भी गया इसका। देखो कैसे क्या होगा ये, वैसे तो ट्रिपलेट से भी कर सकते हो आप, और ऐसे भी कर सकते हो। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर क्या होगा, बेस के बराबर। यानी हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर 13 का स्क्वायर 169 माइनस 5 का स्क्वायर 25, तो क्या आएगा 144। ठीक है, और ये किसके बराबर होगा, आधार के स्क्वायर के बराबर। तो इसका रूट कर देंगे, तो क्या आएगा 144 का रूट 12। तो ये हो गई आपकी 12, ये 12 है तो ये भी 12 होगी, तो यानी 12 और 12 कितना होगा आपके पास, 24 आंसर, ऑप्शन बी आप आंसर दे देंगे। ठीक है, आगे ना समझ में? अरे ये है भाई, ये पाइथागोरस थ्योरम, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अब बेस निकालना है तो परपेंडिकुलर उधर जाकर माइनस हो जाएगा बस। ठीक है, आगे मैंने कराया ही है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। व्हाट शुड बी कम इन द प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क? बोर्ड मास दिया आपको पास, सबसे पहले बोर्ड मास से इससे सोल्व कर लीजिए ऐसे क्वेश्चन को, सिंपलीफाई वाले को। तो ये 6 से गया 36 पे, और ये आ जाएगा डिवाइड है तो इसके सारे के नीचे 6 आ जाएगा, ये डेसिमल हटाकर नीचे 100 आ जाएगा, ये 100 से 100 पे गया, 6 से ये 36 पे गया, और 36 का पूरे का रूट क्या होगा, 6। ऑप्शन बी आ जाएगा। इसमें कुछ ज़्यादा समय नहीं लगाना है आपको। कुछ बच्चों को ये भी नहीं समझ में आया होगा। ठीक है भाई, कुछ नहीं हो सकता तुम्हारा, हो नहीं हो, क्यों नहीं हो सकता, मैं हूँ तुम। तो 6 से 6 पे गया। ठीक है, और ये डिवाइड है तो नीचे चला गया ये 6, और ये डेसिमल है नीचे 100, तो ये 100 से 100 पे गया, और ये 6 से 36 पे, तो ये पूरे पे रूट है 36 पे, तो 6 आ जाएगा रूट सोल्व करके। चलिए अब 11th क्वेश्चन पढ़िए। एक बक्से में 100 पेन है जिसमें से 8 खराब है। एक पेन को बक्से से निकाला जाता है, उसके खराब ना होने की प्रयिकता ज्ञात कीजिए। अब टोटल पेन कितने हैं, टीपी टोटल पेन कितने हैं, 100। डिफेक्टिव पेन कितने हैं, खराब पेन कितने हैं, 8। तो सही पेन कितने बचे, 92। ये आपके क्या है, राइट पेन है, अच्छे पेन है। तो हमें इन्हीं की तो प्रयिकता निकालनी है, उसके खराब ना होने की प्रयिकता। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गुड पेन क्या होगी, जितने गुड पेन है अपॉन टोटल पेन कितने हैं, 100। काट लीजिए ये 25 पे, और ये गया आपका 3, 23/25 आपकी क्या होगी, इसकी प्रयिकता होगी। प्रयिकता आपकी वही ऐसे ही होती है, टोटल बटे
ऊपर क्या आएगा जिसकी प्रेक्षता पूछी है बस। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन 12वां पढ़िए। अच्छा, ये आपका मैंने पिछली क्लास में भी कराया था। पिछली क्लास में आपके पास सिंपल ये था x प्लस 1/x दिया था, ठीक है, और आपसे पूछा था x³ प्लस 1/x³ निकालिए और x² प्लस 1/x² निकालिए, ठीक है, और x की प्लस 4/1 की पावर x की पावर 4 निकालिए और x की पावर 6 निकालिए। चलो भाई करके दिखाओ मुझे ये तीनों चीजें। मैं इस तरफ इसके पहले फॉर्मूला लिखूंगा और इस तरफ मैं इसके आंसर करूंगा, ठीक है। चलो मैं लिख देता हूँ। कभी भी आपके पास ये दे दे x प्लस 1/x और आपको स्केयर पूछ रहे तो आपको क्या करना है, मान लीजिए ये आपका इधर लिख रहा हूँ ना तो n है, तो इधर क्या करना है n² - 2, ठीक है, और स्केयर से आपको 4 जाना है यानी पावर का क्या किया है डबल, तो इधर भी क्या कर देंगे n² - 2 की पावर स्केयर -2, ठीक है, यानी इस पूरे का स्केयर -2 कर देंगे। फिर जैसे यहाँ पे किया था ना इस पूरे का स्केयर -2, ऐसे ऐसे इसमें क्यूब में देखो क्या करना है, n की क्यूब करना है पहले उसका, फिर -3n क्यूब के लिए -3n, और ऐसे ही इसमें पावर का देखो 3 से कहाँ गए हैं 6, यानी डबल हुआ है पावर का, तो ये मेथड लगेगा, यानी पूरे का स्केयर कर कर, यहाँ क्यूब नहीं करना, पूरे का स्केयर कर कर 2 माइनस करना है, ठीक है। दोबारा से बता देता हूँ, यहाँ पावर 1 थी, अगर कोई पावर नहीं, पावर का डबल कर रहे हैं तो क्या करते हैं n² - 2, देखो 2 से मैं 4 पे जा रहा हूँ यानी पावर का डबल, तो क्या होगा इसी पूरे का स्केयर -2, स्केयर कर कर -2, डबल करेंगे पावर का स्केयर कर कर -2। अब कभी आपको x की पावर 8 दे दे तो 4 से 8 पे जाने के लिए क्या करेंगे इस पूरे का स्केयर कर कर -2। ऐसे ही क्यूब में जाना हो तो n की क्यूब -3n, अब 3 से कहाँ जाना है 6 पे, यानी 3 दूनी 6, तो पावर का क्या कर रहे हैं डबल, तो यहाँ क्या करेंगे वही स्केयर कर कर -2, ठीक है। चलो भाई अब ये निकालिए स्केयर कर कर -2, 3 का स्केयर 9 -2 क्या आ जाएगा 7। अब 2 से 4 पे जाना है तो 7 का स्केयर कर कर -2, 7 का स्केयर 49, 49 - 2 47, लग गया भाई थोड़ा सा आसान। ऐसे ही क्यूब के लिए n³ -3n, यानी 3 का क्यूब क्या होगा 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 - 3n 3 तिया 9, तो ये क्या आ जाएगा 18। अब 3 से 6 पे जाना है तो स्केयर कर कर -2, 18 का स्केयर पता है बच्चों को 324 -2 कितना होगा 322। लो भाई ये हो गया आपके। अब बचे हैं आपके एक तो x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5, एक बचा x की पावर 7 प्लस 1 की पावर 7, x की पावर 7, एक माइनस के केस बचे हैं इसके, ठीक है, x - 1/x, वो भी मैं कराऊंगा क्वेश्चंस के साथ। आप ये जरूर नोट कर लीजिए भाई, ये जरूर नोट कर लीजिए, ठीक है, ये इतना, इसका ये भी कर लीजिए, सोल्यूशन भी नोट कर लीजिए, जिससे आपको थोड़ा ना रिवीजन रहेगी, ठीक है, कर लो भाई नोट इसको। फिर मैं ये आपको ये कराता हूँ, ये थोड़ा सा इससे अलग है, अलग कैसे सेम ही कंसेप्ट है, ज़्यादा कुछ नहीं है। चलो भाई देखो अभी इसमें क्या अंतर है। अब आपके पास दिया है x प्लस 1/3 की 3x इज इक्वल टू 5, और पूछा क्या है 27x³ बटे x³, ये पूछा है। सबसे पहले ना आपको मैंने जब भी आपको क्वेश्चन कराया देखो x ये दिया था मैंने और ये पूछा था, ठीक है, यही था ना। देखो इन केस में इनके पास कांस्टेंट देखो यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, यानी कांस्टेंट सेम है। तो इस केस में भी आपका कांस्टेंट सेम है, यदि 1 यहाँ है तो यहाँ भी 1 है, यदि 1 यहाँ है तो यहाँ भी 1 है, तो ऐसे यहाँ होना चाहिए। यहाँ आपके पास देखो क्या है, यहाँ 1 है बट यहाँ क्या हो रहा है 27, यहाँ 3 है, यहाँ क्या हो रहा है 1, यानी उल्टा हो रहा है। 3 का क्यूब करेंगे तो 27 आएगा ना, तो इसका मतलब हम इनके कांस्टेंट को कर देंगे सेम। देखो कैसे करेंगे, हम इसको इस 3 को हमें यहाँ लेकर आना है, देखो कैसे लाएंगे, हम पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दें, अगर जो चीज़ हमें यहाँ लेकर आनी है उसी से मल्टीप्लाई कर दें, हमें यहाँ 3 लाना है तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो कर दो भाई
3x प्लस, अब यहाँ 3 मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, तो 3 से 3 कट जाएगा, यही होगा। तो यहाँ क्या जाएगा x, और ये 5 दिए 15। अब बन गया आपकी इक्वेशन। अब ये कर सकते हो आप, क्योंकि जब आप 3 का क्यूब करोगे तो क्या आएगा ऑटोमेटिक 27, और 1 का क्यूब करोगे तो 1 आएगा। बन गई ना बात। तो लगा दो वही फॉर्मूला, n क्यूब माइनस 3n, लगा दो भाई n का क्यूब, यानी 15 क्यूब आपका क्या होगा, 15 15 225, और 225 को 15 से गुणा करेंगे, 75 7 37 3 33, तो ये आ गया 3375 माइनस 3n, n कितना है 15। अब एक चीज देखिए, हर एक केस में ना आपका यहाँ पे a गुणा b होता है, हर एक केस में a गुणा b। a गुणा b क्या होता है, आपके कांस्टेंट है, ये a है आपका और ये b का काम करता है, ये a है आपका, ये b का काम करता है, ठीक है। बट मैं यहाँ क्यों नहीं लगाया पहले, क्यों नहीं लगाया मैंने जब मैंने फॉर्मूला कराए, मैंने इसलिए नहीं लगाया क्योंकि यहाँ आपका हमेशा क्या आ रहा था, जब से हम कर रहे थे क्वेश्चन 1 आ रहा था, और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 मल्टीप्लाई 1 और इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो सोल्यूशन में कोई अंतर आने वाला नहीं है। बट यहाँ पे क्या होता है, a मल्टीप्लाई b हर केस में। अब यहाँ पे a की वैल्यू है, b की वैल्यू 1 है, बट a की वैल्यू तो चेंज डालेगी ना, a की वैल्यू तो आपका चेंज डाल लेगी, बस यही चीज है आपकी मेन। तो यहाँ पे करेंगे 27 गुणा 1, तो 1 ही रहेगा बस, तो कर लीजिए अब सोल्व। 27 81, 81 को 15 से गुणा, 15 कम 15, 15 अठे 100, 15 15 120 121, हाँ भाई क्या हो गया ये, सही लिख दिया ना मैंने सारा कुछ। 45 81 15 15 से ले 15 अठे 120 और 121, तो क्वेश्चन सॉल्यूशन ही चेंज हो जाएगा। अरे भाई साहब, अरे ये है भाई ए, और ये है बी, यहाँ मैंने यहाँ लिखवाया था ना ए और बी शुरुआत में बेस वैल्यू में, मैं पता क्या लेके चल दिया इसको, तो यहाँ पे आपका 3 आएगा और 1/1 तो 1 ही हो जाएगा, तो 3 3 9 15 नहीं में 135, तो 135 को माइनस कर दीजिए इसमें से। एक क्वेश्चन अब मैं प्रैक्टिस के लिए दूंगा, तब आप स्कोर क्लियर हो जाएगा। 5 से 5 गया 0, 7 से 3 पे गया 4, तो ये आपका आ गया 32 40, जो आपका ऑप्शन है सी। चलो भैया क्वेश्चन करते हैं, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। लो भाई आपको दे देता हूँ मैं यहाँ पर, मैं आप ही देता हूँ सिंपल एक, वो देता हूँ x/2x इज इक्वल टू 4। तो आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है 4x/x की वैल्यू निकालनी है। चलो निकाल लो, इससे आपका थोड़ा सा दिमाग भी खुलेगा, आपको कैसे करना, स्केयर तो रह गया ये। चलो भाई कैसे निकाल लोगे, सोचो सोचो, चलो आप सोच ही लो दिमाग में कैसे निकाल लोगे, एक नहीं आपको सोल्यूशन निकालना तो मैं कराऊंगा अब आपको 5 सेकंड में। चलो लगाओ जोर। चलो भाई कैसे करो, देखो हमने देखा यहाँ पे करेंगे स्केयर, और हमने देखा यहाँ पे 1 है हमारा, हमें 1 का क्या लेना है 2, क्यों, क्योंकि 2 का जब स्केयर करेंगे 4 आएगा, तो 2 बनाने के लिए यहाँ पे हम इस ऊपरली इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, तो कर दो 2x प्लस यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से 2 कट जाएगा तो 1/x, और ये आ जाएगा 8। कर दो अब इसका स्क्वेयर, स्क्वेयर क्या होगा n स्क्वेयर माइनस 2a गुणा b। अब की केस में मैंने a और b क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ देखो a 1 नहीं है, b तो 1 है बट a 1 नहीं है, अगर 1 हो फिर कोई बड़ी बात नहीं है। चलो 8 का स्क्वेयर 64 माइनस 2 गुणा 2 1 2 दूनी 4 60, 64 में से 4 गए 60 आंसर दे देंगे आप, ठीक है। चलो भाई उम्मीद करता हूँ समझ आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक आयत का क्षेत्रफल दिया है 252 सेंटीमीटर स्क्वायर, उसकी लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 9:7 के अनुपात में है, तो उसका परिमाप ज्ञात कीजिए। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, एरिया दिया है रेक्टेंगल का, एरिया ऑफ रेक्टेंगल,
कितना दिया है 252 और लेंथ और ब्रेथ क्या है 9:7 में, यानी 9x मान लो 7x मान लो। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है 9x गुणा 7x, लेंथ इंटू ब्रेथ 252 के बराबर है। एक्स स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, ये डिवाइड में चले जाएंगे 252 के, 9 गुणा 7 कर लीजिए 16, 9 से 2 पे गया, 9 दूनी 18, 7 2 7 से 4 पे, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 आ जाएगी, क्योंकि स्क्वायर का रूट चला जाएगा और रूट सोल्व कर 4 का 2। तो हमें क्या निकालना है पेरीमीटर, और पेरीमीटर क्या होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, यानी 2 गुणा 9 और 7 16 x की वैल्यू पता है, गुणा 2 32, और 32 को 2 से गुणा करेंगे 64, आपका आंसर आ जाएगा। वैसे तो इसमें कुछ समझाने का नहीं था, तो सिंपल से सिंपल क्वेश्चन था, कोई भी कर सकता है क्वेश्चन को। वैसे आपको बता भी दिया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल दिया है तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला लगाया और यहाँ से एक्स की वैल्यू निकाल ली, फिर पेरीमीटर का लगाया फॉर्मूला तो पेरीमीटर निकाल दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। दो व्यक्ति ए और बी दो भिन्न स्थानों से एक दूसरे की ओर चलना प्रारंभ करते हैं। यदि उनकी गतियों का अनुपात दे रखा है, स्पीड का रेशो है, तो ए और बी द्वारा मिलने के स्थान तक पहुंचने के लिए तय की गई दूरी की अनुमानित कितना होगा। कितना सिंपल क्वेश्चन है, अगर आपको स्पीड, डिस्टेंस और टाइम का कंसेप्ट अच्छे से क्लियर है। स्पीड का रेशो दिया है, यानी स्पीड ऑफ ए अनुपात स्पीड ऑफ बी दी रखी है, क्या 5:7। हमें क्या पूछ रखा है, उनकी दूरी, डिस्टेंस का अनुपात, यानी डिस्टेंस ए डिस्टेंस बी, ये पूछ रखा है। ठीक है, आंसर सी है, खत्म। देखो कैसे, ए और बी द्वारा मिलने के स्थान तक पहुंचने में तय की गई दूरी क्रमशः अनुपात क्या होगा। प्रारंभ एक दूसरे भिन्न स्थानों से एक दूसरे की ओर चलना प्रारंभ करते हैं। टाइम की तो बात ही नहीं की गई है, यानी टाइम क्या है आपका कांस्टेंट। टाइम आपका चेंज बिल्कुल भी नहीं होगा, वो रहेगा कांस्टेंट जब टाइम की बात नहीं होती, क्योंकि टाइम लगातार सबके लिए सेम चल रहा है। अब यहाँ पे दिया होता है ये 8 बजे चल रहा है, ये 9 बजे चल रहा है, अब टाइम सेम नहीं चल रहा, क्यों, क्योंकि ये 1 घंटे पहले चला था। ठीक है, उस टाइम टाइम कांस्टेंट नहीं है, बट यहाँ टाइम दिया ही नहीं तो उस समय टाइम कांस्टेंट है। तो स्पीड का फॉर्मूला में पता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब टाइम कांस्टेंट है, यानी टाइम पे डिपेंड नहीं करेगा, यानी स्पीड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा डिस्टेंस, यानी जितनी अनुपात स्पीड का होगा उतना ही अनुपात क्या होगा डिस्टेंस का। तो ये भी क्या होगा 5:7 आ गया आंसर। ठीक है, चलो एक केस और समझ लीजिए। मान लीजिए यहाँ पर डिस्टेंस कांस्टेंट दे दे, डिस्टेंस क्या दे दे कांस्टेंट, और टाइम पूछ ले, टाइम बदल जाए तो फिर क्या होगा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम दिया है। अब डिस्टेंस कांस्टेंट है तो स्पीड क्या होगा 1/t, यानी स्पीड 1/t मतलब टाइम क्या होगा स्पीड का उल्टा, तो यानी टाइम का रेशो क्या हो जाएगा, अगर टाइम का निकालना तो 7:5 उल्टा कर देंगे। ठीक है भाई, दोनों कंसेप्ट समझा दिए। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। एक छात्र 30% अंक प्राप्त करता है और 50 अंकों से अनुत्तीर्ण यानी फेल हो जाता है, जबकि एक अन्य छात्र 42% अंक प्राप्त करता है और वह आवश्यक न्यूनतम यानी पासिंग मार्क्स से 58 अंक अधिक प्राप्त करता है। तो परीक्षा में उत्तीर्ण अंक यानी पासिंग मार्क्स निकालने हैं। ऐसे क्वेश्चंस में आप क्या कर दो, सब आप बहुत दयालु हो, बहुत अच्छे टीचर हो, आप बहुत अच्छे स्टूडेंट हो, आप क्या करोगे, पास कर दोगे, 33 नंबर दे दो उसको, तो पास करो बच्चे को। ठीक है, इसने क्या किया, पास करो पहले को, पास ऑफ ए 30% अंक प्राप्त किए और फेल हुआ 50 मार्क्स से, यानी हम इसे क्या देंगे 50 अधिक देंगे। ठीक है, पास कर दिया अभी, अब इसे भी पास कर दो। वाइल अनदर स्टूडेंट 42% स्कोर किए और क्या है 58 अंक ज़्यादा ले गया। भाई तुम ज़्यादा क्यों ले गया, तुम भी पास हो, तो माइनस कर देंगे 58। अब आगे बिल्कुल दोनों पास, इसके भी पासिंग मार्क्स उतने ही हैं, अब इसके पासिंग मार्क्स उतने हैं, क्योंकि दोनों ने पूरा पास किया है, यानी दोनों सेम है, तो दोनों को मैं क्या रख दूं, इक्वल रख दूं। 30% प्लस 50 इज इक्वल टू 42% माइनस 58। तो प्रतिशत वाले एक तरफ कर लीजिए, 42 में से 30 गए, 30 इधर आएगा 12%, और ये 58 उधर जुड़ जाएगा, तो ये हो गया 108। 1% की वैल्यू क्या आएगी, 12 से 9 पे गया 9 मार्क्स, यानी 1% हमारा 9 मार्क्स के बराबर है। पास मार्क्स कितने होंगे एग्जामिनेशन में, अगर 1% हमारा 9 के बराबर है, अरे भाई
1% हमारा 9 के बराबर है, तो पास मार्क्स के लिए हमें क्या करना है, 30% निकाल कर उसमें 50 जोड़ना है। किसी में भी कर लो, 42% निकाल कर या -58 कर दो, या 30% निकाल कर 50 जोड़ दो। तो 1% 9 के बराबर है, तो 30% क्या होगा, 30 से गुणा कर देंगे, तो 9 से 30 को गुणा करेंगे तो 270 आ जाएगा, और 270 में 50 जोड़िए, 320 मार्क्स पे बच्चा क्या होगा, पास होगा। ऑप्शन ए। ठीक है भाई, क्लियर हुआ ना। हमें बच्चे को पास करना है, और जिस बच्चे के पास ज़्यादा है उसको कम करके पास करना है, जिसके पास कम है उसको ज़्यादा देकर पास करना है। दोनों को इक्वल रख देंगे क्योंकि दोनों के पास ही मार्क्स आ गए। वहाँ से 1% की वैल्यू निकाल ली, या परसेंट को x मान लो, 1x की वैल्यू निकाल ली, तो वो पुट कर दी यहाँ पे और आंसर निकाल लिया। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। एक ट्रेन 266 मीटर लंबी एक पुल को पार करने में 67 सेकंड लेती है। यदि समान ट्रेन एक बोर्ड को पार करने में 29 सेकंड लेती है तो ट्रेन की लंबाई ज्ञात कीजिए। अब सुनिए ध्यान से क्वेश्चन को। यह आपका है ट्रेन का कंसेप्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछता है। ठीक है, मान लीजिए आपकी ये ट्रेन है। ट्रेन तो बहुत अच्छी बना दी है मैंने, ना भाई इतनी बेकार नहीं बनाऊंगा, इससे बेकार बनाऊंगा। ठीक है, तो ये आपकी ट्रेन है। ठीक है, लग रही ना अब तो ट्रेन। ये ट्रेन है, ये एक पुल को पार करेगी यहाँ से। ये एक पुल है, ठीक है, मान लीजिए एक पुल है। अब यहाँ से शुरू किया उसने, पार कब होगा, जब उसकी टेल यहाँ आ जाएगी और ये ट्रेन यहाँ पहुँच जाएगी। ठीक है, यानी उस पार कब होगी वो ट्रेन, एक तो पुल की दूरी पार करेगी, और साथ में यहाँ तक पहुँचने के लिए, यहाँ से शुरू हुई थी ना वो, अपनी दूरी भी पार करेगी। तो यानी डिस्टेंस कितना कवर करेगी, पुल की दूरी, समझा है ना, पुल की दूरी, लेंथ ऑफ ब्रिज प्लस लेंथ ऑफ ट्रेन, ये होगा उसमें डिस्टेंस। ठीक है, टाइम भी दिया है हमें। एक ट्रेन 266 मीटर लंबे एक पुल को पार करने में क्या 67 सेकंड लेती है, तो हमें क्या करना है, ट्रेन की लंबाई ज्ञात करनी है। यदि समान ट्रेन एक बोर्ड को पार करने में 29 सेकंड लेती है तो ट्रेन की लंबाई ज्ञात कीजिए। दोनों केसों में सेम ट्रेन है, तो स्पीड दोनों की क्या है, सेम है। तो स्पीड ऑफ ट्रेन फर्स्ट केस में बराबर होगी स्पीड ऑफ ट्रेन सेकंड केस में। ये यहाँ से समझ आया। ठीक है, तो स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस क्या है, लेंथ ऑफ ब्रिज प्लस लेंथ ऑफ ट्रेन, क्योंकि ब्रिज को पार कर रही है, और ब्रिज की लेंथ दे रखी है 266, तो यानी 266 प्लस लेंथ ऑफ ट्रेन अपॉन टाइम। टाइम क्या है, 67, बराबर होगा सेकंड केस में क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। टाइम कितना है, 29 सेकंड। अब यहाँ पे डिस्टेंस देखो क्या लेना है, समझिए अब इस केस को भी, दोनों केस कवर होंगे एक क्वेश्चन से ही। अब वो करेगी एक बोर्ड को पास, ये आपके पास बोर्ड लगा है, कोई भी स्टॉप का बोर्ड लगा है, ये ट्रायंगल, यहाँ से शुरू हुई ट्रेन। अब ये क्या पार करेगी, कुछ भी नहीं पार करेगी। ये ना इसकी कोई लंबाई, ये तो ऊंचाई तो है इसकी, कोई चौड़ाई तो नहीं है ना ट्रेन के मुकाबले, ना मात्र है। इसका मतलब वो अपने ही डिस्टेंस को पार करेगी, यानी क्या करेगी, लेंथ ऑफ ट्रेन खुद को ही पार करेगी बोर्ड के केस में, या कोई आदमी खड़ा हो उसके केस में भी। ठीक है, तो यहाँ से एल टी की वैल्यू निकाल लीजिए लेंथ ऑफ ट्रेन की। चलो भाई कर दो इसको, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। कटता तो है नहीं ये, देखो कट जाएगा क्या, नहीं कटता। 87 होता 3 से कट जाता। चलो भी निकाल लियो, 266 गुणा 29, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये यहाँ पे 29 प्लस 29 एल टी इज इक्वल टू 67 एल टी। 67 में से 29 गए, ये 29 एल टी इधर माइनस हो जाएगा ना, तो ये 17 में से 9 गए आपका 8, 19 में से, अरे 19 में से 9 में से 7 गए तो ना, 17 में से 9 गए 8, और 5 में से 2 गए 3, 38, 266 29 एल टी के बराबर, 38 डिवाइड में चला गया। तो अब सोल्व कर लीजिए इसे, 38 से कट जाएगा ये डायरेक्ट, 38 से ये कट जाएगा 38 चौक 32 40 48, 7 पे कट जाएगा, हाँ 7 पे कट जाएगा। तो 29 को 7 से गुणा कर लीजिए, लास्ट डिजिट से काट लीजिए, मैंने यहाँ भी लास्ट डिजिट काटा है। 907 से गुणा करेंगे क्या आएगा, 9 सत्ते 63, यानी 3 आएगा लास्ट में, तो किस में है 3, ऑप्शन सी। ठीक है, चलो भी लेंथ ऑफ ट्रेन निकाल दी। ये कंसेप्ट समझ में आया ना, जब भी वो ब्रिज को पार करेगी ट्रेन, तो यानी खुद की दूरी को ही पार करेगी,
लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ ब्रिज। और जब किसी बोर्ड या आदमी को पार करेगी तो वो खुद की लेंथ को ही पार करेगी उस टाइम में। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हामिद, क्लेमेंट और गणेश के वेतन 3:5:7 में है। यदि गणेश हामिद से यानी 3:5:7 दिया है, ये हामिद, क्लेमेंट और गणेश। गणेश हामिद से 868 रुपये अधिक मिलते हैं तो क्लेमेंट का वेतन ज्ञात कीजिए। देखो कितने अधिक हैं हामिद के, गणेश के हामिद से कितने अधिक हैं। 7 में से 3 गया 4, और ये ही 4 की यूनिट की वैल्यू दी है 868। तो 868 कितने की वैल्यू है, 4 की। गुणा करेंगे, किसकी निकालनी है, क्लेमेंट की। और क्लेमेंट की कितनी यूनिट है, 5। तो निकाल लो, 4 से 2 पे गया, 4 से 1 पे 7। तो लास्ट का डिजिट देख लो, 7 बचे 35, यानी 5 से शुरू होगा। अंतिम डिजिट किस केस में 5 से है, ऑप्शन ए। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। इस तरह के तो 20 क्वेश्चन करा दिए मैंने, इनकम में भी करा दिए, उसमें भी करा दिए। ठीक है, साधारण ब्याज 13% की वार्षिक दर से 4 वर्षों में इतना 4 वर्षों के लिए 5600 रुपये का निवेश किया गया था। ब्याज सहित प्राप्त कुल राशि ज्ञात कीजिए। अमाउंट अगर आपको मैं डायरेक्ट बता देता हूँ, चलो मैं बेसिक से बताता हूँ आपका। पहले अमाउंट हमारा क्या होता है सिंपल इंटरेस्ट के केस में। कंपाउंड इंटरेस्ट में तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, एक बार आपको याद रहेगा। अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1+r/100 की पावर टी। और सिंपल इंटरेस्ट के केस में क्या होगा, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। और सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं हम, प्रिंसिपल गुणा रेट गुणा टाइम अपॉन 100। ठीक है, तो प्रिंसिपल है हमारा पास 5600 रुपये, रेट हमारा कितना है 13, टाइम कितना है 4/100। तो कर लीजिए गुणा इसको, 6 चौके 24, 2 5 चौके 20, 22, 13 से गुणा कर लीजिए, 13 चौके 52, 2 5, 13 दूनी 26, 5 31, 3 13 दूनी 26 और 3 ये 29/12। और इस 29/12 को किस में जोड़ेंगे हम, 56 में 12 दिख ही रहा है लास्ट में, तो ऑप्शन ये आ जाएगा आपका जोड़कर। ठीक है, आगे समझे, क्योंकि प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट होता है ना, अमाउंट ही निकालना है हमें, ब्याज सहित प्राप्त कुल राशि, अमाउंट रिसीव्ड। ठीक है, चलो ये तो हो गया बेसिक। अब देखो इसको 1 सेकंड में कैसे करना है। ठीक है, मान लीजिए हमारी प्रिंसिपल क्या है, 100%। ठीक है, अब 100% पर हर एक साल में कितना ब्याज लगेगा, वार्षिक दर के हिसाब से 13%। एक वर्ष में 13% लगेगा, तो 4 वर्ष में कितना लगेगा, 13 चौके 52। ठीक है, यानी 100 की राशि वो कितनी हो जाएगी, जुड़कर 152 हो जाएगी। ठीक है, और 100 की वैल्यू हमें दी है 5600, प्रिंसिपल की तो वैल्यू दी है 5600, और प्रिंसिपल हमने क्या माना है 100, तो 100 यूनिट की वैल्यू है 5600, हमें किसकी निकालनी है 152 की। तो कर लीजिए मल्टीप्लाई, 6 दूनी 12 दिख ही रहा है 12, ऑप्शन ए खत्म। ठीक है भाई, एक लाइन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। दो संख्याओं के वर्ग का योग 145 है। यदि एक संख्या का वर्गमूल 3 है तो दूसरी संख्या किसके बराबर है। यानी दो संख्याओं के वर्ग का मूल्य यानी स्क्वायर का x² प्लस y² 145 है। यदि इफ द स्क्वायर रूट ऑफ वन नंबर यानी एक का स्क्वायर रूट करेंगे तो वो क्या आएगा 3 के बराबर, तो अदर नंबर क्या होगा। अब स्क्वायर रूट को सोल्व करने के लिए दोनों तरफ क्या कर दो स्क्वायर, तो स्क्वायर से ये कट गया, रूट कट गया, तो ये आएगा x इज इक्वल टू 9। ठीक है, तो x की वैल्यू 9 है, तो यानी 9 का स्क्वायर 81 प्लस y² इज इक्वल टू 145। 81 माइनस कर देंगे 4 6, तो यहाँ से y की वैल्यू क्या आ जाएगी √64 यानी 8। आपका आंसर आ गया ऑप्शन डी। ये तो भाई सिंपल क्वेश्चन है, आपको सिर्फ पढ़कर आंसर देने हैं। दो संख्याओं का वर्गों का योग दिया है, ले लिया। यदि एक संख्या का वर्गमूल 3 है, वर्गमूल 3 ले लिया। अब वर्गमूल को सोल्व करने के लिए कट गया, स्क्वेयरिंग कर दी, 9 आ गया, x की वैल्यू वो पुट कर दी यहाँ पे, और y की वैल्यू निकालनी, दूसरे की तो निकालना था, फाइंड अदर नंबर। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देखिए आज का। यदि एक वस्तु का विक्रय मूल्य 900 रुपये है और छूट 40% है तो अंकित मूल्य क्या होगा। मैंने कहा था कभी भी आपका एमपी आ जाए और ये विक्रय मूल्य क्रय मूल्य पूछ ले तो एमपी को हम 100 मानकर चलेंगे। मान लीजिए उसका अंकित मूल्य क्या है 100%। 100% के बाद 100% पर 40% की छूट दे दी,
तो यानी 40 माइनस कर दिए, 100% का 40 होगा, तो बचा क्या, 60% पर उसको बेचा है। ये हमारा है सेलिंग प्राइस। ठीक है, कभी भी एमपी में हम डिस्काउंट को माइनस कर दें तो हमारा क्या आएगा, सेलिंग प्राइस आएगा। ठीक है, तो ये 60% आ गया और वही दिया है 900, विक्रय मूल्य दिया है ना, तो यानी 900 कितने की वैल्यू है, 60% की। हमें किसकी निकालनी है, अंकित मूल्य। अंकित मूल्य क्या मानना था, 100। आज देखो इसी कंसेप्ट पर कितने क्वेश्चन थे आपके, तो 1500 रुपये हमारा क्या आ गया, अंकित मूल्य आ गया। ऑप्शन बी आप आंसर दे देंगे। ठीक है भाई, आज की क्लास हमने कर दी है आपकी डन। 20 क्वेश्चन थे, बहुत अच्छे से मैंने बेसिक भी बताया, उसका स्मार्ट अप्रोच भी बताया, और जो क्वेश्चन सिंपल होता है उसे सिंपल कर लीजिए, उसमें धक्के से ट्रिक नहीं लगानी है। अगर आपको आता है कर लीजिए, बहुत समय होगा आपके पास, कोई ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। और ऐसे जो बच्चे नए हैं ना, वो यहाँ से सीख सकते हैं। और अगर उन्हें लगता है भी हमें बिल्कुल समझ इतना नहीं आ रहा है, अभी हमें बेसिक से बताओ, बिल्कुल बेसिक से सारा टॉपिक वाइज कराओ, तो वो भी करा दूंगा, आप कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, अभी इतने बच्चे नहीं जुड़े हैं, इसलिए मैं अभी इतना नहीं करा रहा हूँ बेसिक से, क्यों, वो खाली चलता रहेगा, कोई नहीं देखेगा उसको। ठीक है, थोड़े बच्चे जुड़ेंगे तभी मैं करा पाऊँगा। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक एंड शेयर कर देना। चलो भाई, कल मिलते हैं आपको रीजनिंग की एक अच्छी सी क्लास में, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस के साथ, उसमें बेसिक से बिल्कुल अच्छे से कराऊंगा मैं। चलो भाई, सभी बच्चों को राम राम, बाय।